नमस्कारम, हेलो टॉपर्स, क्या हालचाल। स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल टॉपर हिस्ट्री अप पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त लक्ष्य में। तो मिस तो क्या होगा भैया, कहाँ गया 15-20 दिन। भैया 15 दिन तो हो गए, 15 दिन का गैप लग गया था क्योंकि अब मेरे क्या है कि जैसे संडे वाली क्लास रिकॉर्ड करने जा रहा था, तो मॉर्निंग उससे पहले ही क्या होता है कि पैर फ्रैक्चर हो जाता है, कोई मशीन गिर जाती है पैर पे। तो 15 दिन का डॉक्टर ने बोला कि भैया आप चल नहीं सकते, आपको पैर से ऊपर लटका के ऐसे बैठना पड़ेगा। मतलब हो जाता है ना, आप भी जानते हो सिचुएशन। अब अपनी क्लासेस वापस रेगुलर स्टार्ट करते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे भैया मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य लास्ट में चला था अशोक। अशोक के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, लेकिन एक आपको चेक करता हूँ अशोक के बारे में आपको कितना याद है। तो आप बताते जाना फटाफट। अशोक का टाइम पीरियड ग्लोबियर लिखा हुआ है कितना, 273 से 232 बीसी। राज्यभिषेक कब होता है इसका? इसका राज्यभिषेक बोलो 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 269 बीसी। बोलो भैया 4 साल का गैप लग गया था। यहाँ पे कहता है 4 साल का। क्यों भैया? उत्तराधिकारी युद्ध में लग गया था। अशोक फंस गया अपने भाइयों के साथ उत्तराधिकारी युद्ध करने में। तो भैया 4 साल चल जाते इसको कहां पे, उत्तराधिकारी युद्ध में। क्योंकि आप ये चीज जानते हो क्या? बोलो भैया क्या जानते हैं? आगे उधर साइड में कि अगर कोई भी राजा है, उसकी अगर मृत्यु होती है, तो वहां पे आपको सिर्फ दो कंडीशन, मोटा मोटी रूप से दो कंडीशन देखने को मिलेगी। बोलो भैया पहली कंडीशन क्या? पहली कंडीशन क्या कि अगर इसके भाई होंगे या फिर इसके बेटे होंगे, इनके बीच में क्या होगा भैया? उत्तराधिकारी युद्ध में लग जाएगा। क्योंकि भैया साम्राज्य चाहिए सबको, क्योंकि साम्राज्य चाहिए भैया सबको, सब आपस में लड़ेंगे और साम्राज्य जो गद्दी है उसको बैठने की लालसा सब में रहती है, तो वो लेंगे। और यदि दूसरा क्या दिखेगा भैया, इसमें कोई भी राजा था, इसके साम्राज्य में कोई ना कोई ऐसा राजा होगा, ये खुद ये क्या किया होगा, साम्राज्य विस्तार किया होगा। तो उसने उस समय जो प्रांत या राज्य जीते, तो वो क्या करेंगे, अपने आप को स्वतंत्र करने का ट्राई करेंगे। वो अपने आप को क्या करेंगे, स्वतंत्र करने का ट्राई। तो पहली चीज यहाँ पे देखी गई, उत्तराधिकारी युद्ध होता है 4 साल के लिए। अशोक यहाँ पे लड़ता है। इसने अपने लगभग 99 भाइयों की हत्या कर दी थी, लगभग 99 भाइयों को मारा था। हमें कहां से पता लगता है इसने 99 भाइयों को मारा? अपन ने बात की थी सिहली अनुसूची के महावंश के अनुसार। कौन सी भी? सिहली अनुसूची महावंश के अनुसार। इसको यहां लिख दो, सिहली अनुश्रुति, इसके महावंश के अनुसार अशोक ने 99 भाई की हत्या की थी। अब बात करते हैं अशोक के नाम की। भी अशोक का जो नाम है कहां कहां मिलता है? जो पुराणों में अशोक क्या बोला, बताओ बताओ। उम्मीद करता हूं ये चीज तो आपको याद हो गई होगी। बोले पुराणों में अशोक को क्या बोला? अभिलेखों में अशोक ने कौन कौन सी उपाधि धारण की, कौन कौन सी उपाधि मिलती है अभिलेखों में? और तीसरा आता है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ इसके बारे में क्या बोलता है? पुराणों में अशोक को क्या बोला? अशोक वर्धन, अशोक वर्धन। अभिलेखों में अशोक की कौन कौन सी उपाधि? दो इंपॉर्टेंट उपाधि, देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी। देवानाम प्रिय, और यहां पे आएगा देवानाम प्रियदर्शी। देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी। बहुत बढ़िया। इसको बौद्ध ग्रंथ पे क्या बोला? चांडाशोक, चांडाशोक। तो भैया मौलिक तो कर लिया, आपको ये चीज याद हो गई होगी, मैं आपको रिवीजन भी करवा दिया हूं। अब ये अशोक के बारे में एक चीज देखते हैं कि अशोक का जो स्पष्ट रूप से जो नाम था वो कहां मिलता है। वो 4 अभिलेख बताए थे मैंने। अशोक का स्पष्ट रूप से नाम, बोलो बोलो भाई, याद होनी चाहिए ये चीज, ये चीजें याद होनी चाहिए। बोलो कौन से? मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उदयगोलम। मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उदयगोलम। उदय गोलम आए समझ में? बोलो हाँ भैया 4 जगह थी, मास्की, गुजरा, नेटूर और उदय गोलम। ये तो अशोक का स्पष्ट नाम हो गया। अब बात करते हैं अशोक के इंपॉर्टेंट कलिंग वॉर के बारे में। 261 बीसी में कलिंग वॉर होता है। क्या हुआ भैया? कलिंग आक्रमण। अब यहां से मैं 2 से 3 फैक्ट्स देखे थे। क्या देखे थे भैया? अशोक के, सही तो नहीं 261 बीसी? बोला यार आओ वापिस आओ भैया, आ चुके हैं, ऐसा नहीं है भैया बैठे नहीं, आ जाओ। 261 बीसी में क्या होता है भैया? कलिंग आक्रमण करता है। अशोक कौन से शासनकाल के, अशोक के शासनकाल के किस वर्ष में होता है भैया? आप बोलोगे शासनकाल के 8वें वर्ष में। शासनकाल के 8वें वर्ष में। पहला सवाल तो ये बनता है, उस समय कलिंग का राजा कौन था? बोलोगे नंदराज।
उस समय राजा कौन था भी, वहां का राजा था नंदराज। नंदराज। हमें कैसे पता लगा? हमें पता लगा भी ये खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का कौन सा अभिलेख है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। बोले हाँ भैया, चीज क्लियर हो गई। इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी तो हुई होगी ना यार। बोलोगे तोतली। अरे तोतली नहीं था यार, तोसली था। क्या था? तोसली। तोसली। बहुत बढ़िया। और क्या बच गया? और ये बच गया कि भैया सवाल क्या बनता है? सवाल बनता है कि अशोक के किस अभिलेख द्वारा कलिंग आक्रमण की जानकारी मिलती है? बोलोगे भाई अशोक का था 13वां अभिलेख। कौन सा? 13वां। अशोक के 13वें अभिलेख से। अशोक का भी था भैया 13वां अभिलेख। अशोक का कौन सा अभिलेख है? 13वां अभिलेख। अशोक के 13वें अभिलेख से क्या मिलती है भैया? कलिंग आक्रमण की जानकारी मिलती है। कलिंग आक्रमण, इसकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। बहुत बढ़िया। अशोक के 13वें अभिलेख से क्या मिलती है? कलिंग आक्रमण की जानकारी मिलती है। और कुछ बच रहा है क्या? बोलो भाई और कुछ नहीं बच रहा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। अब क्या है, थोड़ा पैर में प्रॉब्लम है, लेकिन अब चालू हो गई क्लासेस। अब डॉक्टर अब परमिशन दे दे, आप 20-25 मिनट खड़े हो सकते हो, तो देखा क्लास ही रिकॉर्डिंग कर ले। और क्या है, हमारे टॉपर्स वेट कर रहे होंगे। चलिए ये देखा। नेक्स्ट अपन देखते हैं भैया इसके अशोक के दम के बारे में। राज तरंगिणी नाम सुना है? राज तरंगिणी। बोला हाँ भैया, ये थी भैया कल्हण की। ये थी कल्हण की। इसके अंदर क्या था? कश्मीर के इतिहास का बताया गया था। कश्मीर का जो इतिहास है ना, वो इसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? राज तरंगिणी में बताया गया कि अशोक सर्वप्रथम शिव धर्म को उपासक था। अशोक सबसे पहले क्या बोला भैया? शिव धर्म को उपासक। शिव धर्म उपासक। क्या करता है भैया? शिव भगवान की पूजा करता है। इसमें जीनगर शहर बसाया। जीनगर बसाया। वहां पे क्या करता है? एक शिव मंदिर का निर्माण करता है। इसके पुत्र, इसमें ना नेपाल में ललित पाटन, इसकी पुत्री चारुवती में क्या किया था? देवी पाटन देवी पाटन नामक स्थान में बसाया था। अब आता है भैया दीपवंश और महावंश के अनुसार। दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश के अनुसार सुशीम का पुत्र था। सुशीम का पुत्र था जिसका नाम था निर्गोत। निर्गोत। निर्गोत ने क्या किया कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। निर्गोत क्या बोलेगा अशोक को? चाचा। यानी अपने चाचा को क्या किया इसने? बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। बौद्ध धर्म में क्या किया? दीक्षित किया। दीक्षित किया। यहां से कंफ्यूजन वाला सवाल था कि भाई किससे प्रभावित होता है बौद्ध धर्म के लिए? ये होता है भैया मोगलीपुत्र से। यहां से निकल जाती है तीसरी बौद्ध संगति, फिर यहां से निकल जाएगी भैया थर्ड बौद्ध संगीति। नेक्स्ट हम देखते हैं भैया, एक तो ये इंपॉर्टेंट था, एक फैक्ट हो आएगा। एक फैक्ट है दिव्यवदान। दिव्यवदान क्या थी? पुस्तक थी दिव्यवदान। ये क्या है? पुस्तक है दिव्यवदान। और साथ ही साथ में एक चीनी आती है, नाम था हैंगसोंग। हैंगसोंग। दिव्यवदान और हैंगसोंग चीनी आती थे। इनके ये ऐसे बोले कि जो उपगुप्त था ना, उसने ना अशोक को बौद्ध में दीक्षित किया था। उपगुप्त ने अशोक को क्या किया? बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। बौद्ध धर्म में क्या किया? दीक्षित किया था। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। लिखो, ये कर चुके हम, उसका रिवीजन ही कर रहे हैं। ठीक है, देवदान हैंगसोंग के अनुसार उपगुप्त ने इसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, बाबरू अभिलेख। बाबरू अभिलेख आगे आएगा। बाबरू अभिलेख। बाबरू अभिलेख क्या बोलता है? ये अशोक के बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी देता है। अशोक के क्या है भैया? बौद्ध धर्म। अशोक के बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी कहां से मिलती है? बाबरू अभिलेख से मिलती है। तो ये एक मोटा मोटी रूप से देखा। अशोक का दम देख लेते। अशोक ने क्या किया? अपने प्रजा था, उसकी प्रजा के क्या किया? नैतिक उत्थान के लिए
कुछ संहिताएं बनाई थी, नियमों की संहिता बनाई, जिसको अपन बोल सकते हैं आचार संहिता भी। तो उसे क्या है, दम में देखा कि भैया माता पिता की सेवा करना, हमारे घर पे जो अतिथि आते हैं, जो मेहमान आते हैं, उनका क्या करना, आदर सत्कार करना, और जन कल्याण की भावना, यानी कि हाँ भाई सबका कल्याण, हम सबका कल्याण, किसी के साथ बुरा ना करे, उस भावना को लेते हैं, उसको फॉलो करते जाए। तो वो था अशोक कदम। उसने अशोक ने दम महामात्य की नियुक्ति कर रहा है, अभिलेख लिखा रहा है उसके बारे में। तो चलिए, ये था अशोक के बारे में जो हमने देखा। ये चीज आपका रिविजन थी, ये चीज आपके रिवीजन के लिए थी। बोला हाँ भैया चीज सही है। अब अपन बात करते भी अशोक के लेख पढ़ते हैं। अशोक के देखते भैया लेख, ठीक है। अब देखेंगे अशोक के लेख, इंपॉर्टेंट है कि मुझे क्या डॉक्टर ने ज्यादा खड़े होने के लिए मना कर रहा है कि जैसे ज्यादा खड़े होते हैं ना तो पैर पे क्या फोकस पड़ता है बहुत ज्यादा। तो आप भी जानते हैं यार, अभी पट्टा बांध रखा है पैर में, गरम पट्टी वो बांध रखी है उसने। वो भी उसने बोला कि भैया 10-15 दिन और रुक जाओ, लेकिन बोला आप कर लो यार भैया मेरे से नहीं बैठा जाता इतने दिन। चलो काम कर रहे हैं हम आपके लिए, ठीक है। अपने यार कोर्स कंप्लीट कराना है, लूसेंसी की चल रही है, उसको भी फटाफट कोर्स करेंगे, फिर अपन मिडाइवल चालू करें यार। चलो 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 चलो, चलिए अब देखते भी है अशोक के लेख। लेख देखते हैं, आपको समझाता हूं, सवाल करूंगा आपसे भी, ठीक है। आइए देखते हैं अशोक के लेख। हेडिंग लगा लो, अशोक के लेख। लेख में बिड़ते पहले आपसे सवाल, बिड़ते ही आपसे सवाल। बोलो भैया पहला सवाल क्या, बोलो भैया अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम खोज किसने की। अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज किसने की, यानी सबसे पहले अभिलेख, अशोक के अभिलेख किसने खोजे। फर्स्ट बेंचर हाथ खड़े कर लिए, बोलो भैया मैं बताऊंगा। आप क्या बता रहे हो, आप बता रहे हो हमारा अपना जेम्स प्रिंसेप, हमारा अपना जेम्स प्रिंसेप, सही है क्या। आपके पास और हंसने लग गया यार, भैया क्या बोल दिया। भैया दो चीजें यहाँ पे, एक तो अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, और एक अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़े। अब आप सोच हो गए यार भैया, हमने जो आंसर दिया वो था अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़े, जेम्स प्रिंसेप ने। लेकिन ये क्या बीमारी थी, अशोक के अभिलेख खोज करने वाला कौन था, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की, अभिलेखों की खोज सन है भैया 1750। कब की बात है 1750 की। व्यक्ति का नाम है टिफेन थेलर, टिफेन थेलर। अरे यार इसको ऐसे याद करो, बोले नहीं याद होगा, कैसे याद होगा, लाइब्रेरी लाइब्रेरी जाते हो, बोलो हाँ भी जाते, टिफिन लाइन में जाओ थेले के अंदर, तो टिफिन इन थेला, टिफिन इन थेला, तो याद हो गया भाई टिफिन थेलर। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी, खोज किसने करने वाला था 1750 में, टिफिन थेलर ने। अब आ जाओ, अब आपका वाला, अब आपका अपना आएगा, ठीक है। फिर आएगा भाई सर्वप्रथम, सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख पढ़े किसने, रीड किसने किया, अभिलेखों को पढ़ा। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा किसने, कब पढ़ा, पहले नहीं देखो 87 बाद, 87 साल बाद, यानी कि 1837 में। अब आपका अपना आएगा क्या, अब आपका अपना जेम्स प्रिंसेप, अब आपका अपना क्या, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। बहुत बढ़िया आया, दोनों चीजें क्लियर हुई। हाँ भाई खोज करने वाला तो कौन था 1750 में, बोलो भाई टिफिन थेलर। लाइब्रेरी आते भाई टिफिन लेके जाते, टिफिन इन थेला, टिफिन थेलर, बहुत बढ़िया। अब आता है सर्वप्रथम अभिलेखों को किसने पढ़ा, अब हमारा अपना जेम्स प्रिंसेप। अब नहीं बोलोगे भाई, अब कंफ्यूज नहीं होने वाले। अब आ एक चीज जादू दिखाऊंगा आपको, जादू दिखाओ, जादू दिखाओ। अशोक के जो लेख थे ना, ये 3 भागों में बटे हुए थे। जादू दिखा रहा हूं, जादू देख लो। बोले पहले तो था भैया शिलालेख, शिलालेख सबके बारे में बात कर लेंगे अभी में। शिलालेख बाबू, शिलालेख बाबू 2 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन सा, एक तो वृहद शिलालेख, एक तो वृहद शिलालेख, एक था भैया लघु शिलालेख, एक था भैया लघु शिलालेख।
एक होता है वृहद शिलालेख, एक था लघु शिलालेख। सेकंड देखते हैं, आ जाओ। पहले हमने बात की शिलालेख की, दूसरा मिलता है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख फोटो देख लेंगे भी हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्तंभ लेख कौन कौन से, वही वृहद और एक लघु, वृहद और एक आएगा लघु, एक आएगा भैया गुहालेख। गुहालेख तो आपने सुना होगा, कर्ण चोपड़ा, कर्ण चोपड़, सुदामा, विश्व चोपड़ी, ये वही थी गुहालेख। गुहालेख, ठीक है। अब थोड़ी राइटिंग गड़बड़ हो सकती है क्योंकि टाइम हो गया ना बहुत ज्यादा लिखे हुए। तो हमने ये देखा कि अशोक के लेख थे शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। तो ये बात करते हैं शिलालेख के बारे में, ये था जादू। अभी आपको सब इसके बारे में बात करेंगे सारी की सारी, ठीक है। अब देखते भी अशोक के शिलालेख। थोड़ा सा पानी पी लूं एक बार। चलिए पहले लगाओ शिलालेख। शिलालेख से पहले ऐसा करते हैं, इनके बाद एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। छोड़ो ये बस कैसे कैसे रहने दो। अपन ने देखे भी अशोक के अभिलेख होंगे ना, इसमें दो चीजें निकल गई कि भी इसमें कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, क्योंकि उस अपने जो प्रजाति उसके लिए लिखवाया था। तो भैया कौन कौन से, पहले तो आता भी इसकी भाषा कौन सी थी, फिर दूसरा है इसमें लिपियां कौन कौन सी लिपियां यूज की गई, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इसकी पहले भाषा देख लेते हैं। इसकी भाषा कौन कौन सी थी, इसकी भाषा, इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज की, वो यूज की थी प्राकृत। प्राकृत, प्राकृत इसमें क्या की यूज की, प्राकृत समझ में नहीं है, प्राकृत में लिख लो उस समय की जो स्थानीय लैंग्वेज थी, स्थानीय बोल सकते हैं या फिर इसको एक प्रादेशिक बोलते हैं, प्रादेशिक, प्रादेशिक, सही है ना। बोला हाँ भी समझ में आ गया। वहां की जो उस समय उसके जो वहां की जो भाषा थी वो थी प्राकृत, यानी कि उस समय जो स्थानीय रूप से जो बोली जाने वाली थी आमजन के द्वारा, जैसा आप मैं अपने बात कर रहे हैं, क्योंकि अपन हिंदी में बात कर रहे हैं तो सेम वहां पे वो की थी प्राकृत भाषा थी। प्राकृत कौन सी थी, जो प्रादेशिक वहां पे चल रही जो स्थानीय भाषा हो गई वो। मेन सवाल आता है भाई लिपियां, लिपियां, लिपियां में चार इंपोर्टेंट लिपियां थी, वो कौन कौन सी भी है, ब्राह्मणी, खरोष्टी, ब्राह्मणी हो गया, खरोष्टी हो गया, अरमाइक। ब्राह्मणी हो गया, खरोष्टी हो गया, अरमाइक हो गया। एक आता है ग्रीक या यूनानी, एक आता है भैया ग्रीक या यूनानी। तो ये उस समय उसकी जो लिपियां थी वो ये थी। भाषा पूछ लेगा, प्राकृत भाषा थी अशोक की, और लिपियां कौन सी थी, ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। आगे मत करो, वापिस बोलो भैया लिपियां कौन सी थी, ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक या यूनानी। तो ये थी इसकी लिपियां। भाषा कौन सी, प्राकृत। अब देख लेते अपना लेख, चलो फटाफट लेख कंप्लीट करते हैं। चलिए 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 बात करते हैं अशोक के। पहला कौन सा देखा था भैया, शिलालेख। शिलालेख के बारे में देखते हैं। शिलालेख में भी कौन सा देखेंगे भैया, वृहद शिलालेख, वृहद शिलालेख। हमने देखी कि हम जानते हैं कि अशोक के अभिलेखों की संख्या कितनी थी, 14 थी। तो उसी के अंदर है अभिलेखों की संख्या कितनी है, अभिलेखों की संख्या कितनी निकल जाती है, 14। ये होता है भी 8 स्थानों से प्राप्त, 14 तो संख्या थी लेकिन 8 स्थान से प्राप्त होता है। कितने स्थानों से प्राप्त हुए, बोले भैया 8 स्थान से। हम 14 तो याद नहीं कर सकते, 14 में हम एक दो इंपोर्टेंट है, जैसे 13वां वाला, 13 बताता है कि अशोक ने ना कलिंग आक्रमण की जानकारी देता है, अशोक का 13वां अभिलेख। 8 हम स्थान तो याद कर सकते हैं भैया, 14 अभिलेख याद करना मुश्किल है, लेकिन मोटा मोटी दूसरी जो इंपोर्टेंट बातें वो याद कर सकते हैं, लेकिन स्थान तो हम याद ही कर सकते हैं ना। तो ये स्थान के बारे में देखते हैं, इसको स्थान को अपन यहां लिख देते हैं। 8 स्थान कौन कौन से बोलते जाना भैया, शाहबाजपुरी, शाहबाजगढ़, शाहबाजगढ़, मानसेरा, शाहबाजगढ़ हो गया, मानसेरा, मानेसर, 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 सॉरी सॉरी, मानेसर, शाहबाजगढ़ हो गया, शाहबाजगढ़ था, शाहबाजपुरी था, शाहबाजपुरी था, एक सेकेंड, शाहबाजपुरी, मानसेर, मानेसर,
कालसी, फिर अपना ये जो अपने गुजरात में कौन सा भी गिरनार जिसको बोलते हैं जूनागढ़, जूनागढ़ आप कभी कभी दूसरी बुक्स प्रीफेम से पढ़ोगे तो वहां पे कई बार जूनागढ़ की जगह गिरनार लिखा हुआ है। ये कहां पे भी है? गुजरात में। और भी देख लेंगे लोकेशन, जैसे शाहबाजपुरी हो गया, ये था भैया पेशावर में, पाकिस्तान के पेशावर, ये हजारा, ये दोनों पाकिस्तान में है। जैसे कालसी देखा, कालसी अपना उत्तराखंड, देहरादून है ना, वो वाला हो गया। इसके बाद जूनागढ़ देखा गुजरात का, कितने हो गए? 4। एक आता है सोपारा, सोपारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को थाना वाला क्षेत्र था वो, ये बोलो भैया शाहबाजपुरी हो गया, मानेसर हो गया, कालसी हो गया, जूनागढ़ हो गया, सोपारा हो गया। अब 2 चीज आती है, जोगढ़ और धोली साथ आते हैं हमेशा, याद रहे, जोगढ़ और धोली, जोगढ़ प्लस धोली, जोगढ़ हो गया और धोली हो गया। ये है भैया अपना आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ये है भैया ओडिशा का, ओडिशा। और लास्ट आता है एरगुड़, एरगुड़ी, ये आता है भैया ओडिशा का, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, सॉरी। तो हमने देखा भैया 8 स्थान कौन कौन है? शाहबाजपुरी, मानेसर, कालसी, जूनागढ़, सोपारा, जोगढ़, धोली और एरगुड़ी, 8 हो गए। शाहबाजपुरी की देखा भैया पेशावर, मानेसर हजारा, ये पाकिस्तान में है। कालसी देखा भैया उत्तराखंड के देहरादून में, जूनागढ़ कहां पे भैया? गुजरात। जिसके जगह यहाँ पे ग्रीनरी लिखा हुआ था, तो उसकी जगह कंफ्यूज मत होता ना बस। सोपारा महाराष्ट्र, जोगढ़ और धोली हो गया ओडिशा का, और एरगुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश का। तो ये थे भैया वृहद के बारे में। अब इसमें कुछ इंपोर्टेंट बात करते हैं। अशोक का 13वां अभिलेख, अशोक का 13वां, तो याद हो जाओगे भैया, अशोक का 13वां अभिलेख, ये शिलालेख, शिलालेख बोल दो या अभिलेख बोल दो। अशोक का 13वां शिलालेख क्या बोलता है भैया? कलिंग आक्रमण की जानकारी देता है, कलिंग आक्रमण की जानकारी देता है। बट लेकिन 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 किंतु परंतु, क्या बोला भैया? लेकिन, लेकिन क्यों लगाया? लेकिन जो ये 2 है, जोगढ़ और धोली वाला, कहां से प्राप्त होता है? उड़ीसा से। ये क्या बोलता है? लेकिन धोली और जोगढ़ के अनुसार, जोगढ़ और धोली, लेकिन धोली और जोगढ़ क्या बोलते हैं? इसके अनुसार अशोक ने बताया कि जो है ना, अशोक क्या बोल रहा था? दम, ऐसे अशोक ने अपनी चेंज कर दी थी नीति, बोलो भैया, वो अपनी प्रजा को अपने संतान के रूप में मानने लग गया था। तो सेम चीज यहाँ पे है कि अशोक द्वारा प्रजा को संपूर्ण संतान के रूप में स्वीकार किया गया है, सब बताया गया। ठीक है, तो ये चीज ये बोलता है धोली और जोगढ़, क्या बोलते हैं भैया? कि अशोक द्वारा प्रजा को संपूर्ण संतान के रूप में बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज ये थी। आइए अब देखते हुए, वृहद हो गया, अब देखते हैं इसका लघु। एक देखते हैं इसका लघु। अब जहां पे भी लघु आएगा ना, तो वो आपको कोई ना कोई चीज की जानकारी देगा। जैसे हमने देखी ना, शिलालेख पढ़ रहे हैं, शिलालेख में लघु शिलालेख। अब स्तंभलेख में देखेंगे, स्तंभलेख में जो लघु स्तंभलेख आएगा वो उसके बारे में क्या बोलता है। जैसे लघु शिलालेख के बारे में बात करें तो ये बताता है भी अशोक के जो व्यक्तिगत जानकारी है वो देता है। अशोक की क्या करता है भैया? व्यक्तिगत जानकारी। अशोक की क्या करता है भैया? अशोक की व्यक्तिगत जानकारी देता है। कौन सा? लघु शिलालेख। आप बोलो कंफ्यूज हो, कंफ्यूज होने दूंगा मैं आपको, आगे भी हम कंपेरिजन कर लेंगे, जो वहां पे आपको जो डाउट आ रहा है ना वो वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत जानकारियां, हाँ अभी आपको समझ में आ रहा होगा, हमने पहले पढ़ा था कि अशोक का स्पष्ट रूप से नाम अशोक कहां मिलता है। 4 इंपोर्टेंट जगह लिखाई थी, मास्की, गुजरात, नेटुरु, देवगोलम। तो वो चीज यहाँ पे आने वाली है क्योंकि वो व्यक्तिगत जानकारी दे रहा था उसकी। और एक और आएगा बाबरू। बाबरू क्या करता है भैया? बाबरू क्या करता है? अशोक क्या था? बौद्ध धर्म से संबंधित था, तो उसकी जानकारी निकल के देता है। ठीक है, तो मैं देखा लघु स्तंभलेख की संख्या कितनी है? लघु स्तंभलेख की संख्या बोलोगे 4 संख्या है। और कितने स्थानों से प्राप्त हुए? बोलोगे 5 स्थान से प्राप्त हुए। कितने? 5 स्थान। संख्या में 4 संख्या है ना, तो हम चारों देख लेते हैं एक बार, क्योंकि संख्या कम है तो हम आसानी से उसको याद कर सकते हैं। बोलो 4 संख्या कौन कौन सी थी? पहला होता है विभाजन अभिलेख, विभाजन शिलालेख, विभाजन शिलालेख, ये अभिलेख लिख लो, विभाजन अभिलेख हो गया। दूसरा था रानी का अभिलेख, रानी का अभिलेख। और 2 थे भैया क्या? स्मारक अभिलेख। 2 थे भैया स्मारक। तो ये हो गए 4। बोलो हाँ भैया। अब 5 स्थान कौन कौन से थे? ये चीज याद रखना भैया, विभाजन हो गया, रानी का अभिलेख, 2 थे स्मारक अभिलेख। सॉरी। 5 स्थान देखते भैया, 5 स्थान कौन कौन से?
बोलोगे पहला तो हमें याद हो गया चार, तो मास्की, गुजरा, नेटूर और उदयगोलम। क्या क्या बोला भैया? मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उदयगोलम। अब दिख रहा नहीं होगा, मेरे को पता है, तो इसका ऐसा करते हैं, यहां लिख देते हैं 5 और बाबरू। तो ये चार तो अशोक की जो स्पष्ट नाम मिलता है अशोक, उसकी जानकारी देता है। बाबरू क्या बोलता है? अशोक था भैया बौद्ध धर्म से संबंधित। इसकी जानकारी कौन देता है? बाबरू देता है। ये तो आगे अपने फैक्ट्स में बात की थी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं देखता हूं कैमरा कैसा चल रहा है। ओहो परफेक्ट चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये उदय गोलम नहीं दिख रहा ना, तो उदय गोलम को हम यहां लिख देते हैं एक बार, उदय गोलम। बहुत बढ़िया। तो ये बात करते हैं नेक्स्ट इसकी। स्क्रीनशॉट ले लिया? बोला हाँ भैया ले लिया। चलिए चलिए चलिए, अब देखते हैं स्तंभलेख। स्तंभलेख, अब जल्दी जल्दी टॉपिक खत्म करते हैं, लास्ट 10 मिनट और लूंगा, क्योंकि पैर में क्या है, पेन होने लग गया बहुत ज्यादा, पेन करने लग गया बहुत ज्यादा ये टॉपिक कंप्लीट करा देना, फिर एक लेक्चर में अपन इसके जो प्रशासनिक हो गई, राज की जो कला हो गई, वो सारा खत्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाला है। संडे को मैं ट्राई करूंगा आपका वाली क्लास लेने के लिए, ठीक है। संडे वाली क्लास स्पेशल क्वेश्चन सीरीज। अब सही है, भगवान की कृपा है, अब कुछ ऐसा ना हो जाए आप प्रे करो भगवान से, भगवान अब ऐसा कुछ ना हो जाए। उस दिन निकलने से पहले हो गया N20 संडे वाले दिन। चलिए बात करते हैं स्तंभ लेख के बारे में। स्तंभ लेख, फोटो देख लो एक बार, फोटो देखो। बोला हाँ अच्छा भैया ये था स्तंभ लेख, अच्छा भैया ये था स्तंभ लेख, फोटो देख लिया? बोला हाँ भैया देख लिया। आइए बात करते हैं इसके बारे में। स्तंभ लेख में भी कौन सा देखेंगे? पहले वही वृहद, वही देखेंगे वृहद। संख्या कितनी थी इनकी? संख्या थी भैया 7। इनकी संख्या, अभिलेखों की संख्या कितनी थी? संख्या थी भैया 7। और स्थान कहां कहां से प्राप्त होते हैं? ये होते हैं 6 स्थानों से प्राप्त। 6 स्थान में तो हम आसानी से इनकी बात कर सकते हैं, देखते हैं कौन कौन से कहां कहां से प्राप्त होते हैं। जैसे पहला आता है भैया प्रयाग प्रशस्ति, ये आता है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति भी ये तो हम जानते हैं। प्रयाग प्रशस्ति कौन थे भैया लिखने वाले? हरिसेन। मूल स्थान इसका क्या था? मूल केंद्र, मूल केंद्र था भैया इसका कौशाम्बी। मूल केंद्र था इसका कौशाम्बी, मूल केंद्र था इसका कौशाम्बी। फिर क्या होता है हमारे अकबर भाई साहब ने, फिर हमारे अकबर भाई साहब ने क्या किया, इसको यहां से उठाया और फिर प्रयाग में लगवा दिया, प्रयाग में लगवा दिया। तो ये था प्रयाग, पहला था प्रयाग प्रशस्ति। दूसरा था भैया कौन सा? टोपरा अभिलेख। टोपरा, बोलो भैया तो दिल्ली में था ना? है भैया दिल्ली में। इसकी स्टोरी क्या थी? इसमें क्या था? मूल केंद्र, इसका मूल केंद्र था भैया दिल्ली, टोपरा। फिर हमारे आएंगे फिरोज बाबा। कौन सा? फिरोज बाबा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने इसका स्थान चेंज कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से उठाया और दिल्ली में लगवा दिया, और दिल्ली में लगवा दिया। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, ये एकमात्र अभिलेख है जिसके अंदर 7 जो स्तंभ लेख है ना उनकी जानकारी देता है। एकमात्र अभिलेख, एकमात्र लेख, एकमात्र अभिलेख जो अभिलेख जो अशोक के क्या करता है? एकमात्र अभिलेख जो अशोक के, एकमात्र अभिलेख ऐसा बोल सकते हैं इसको जिसमें 7 अभिलेख का उल्लेख है। एकमात्र अभिलेख किस 7 अभिलेख का उल्लेख करता है? 7 अभिलेख की जानकारी देता है। समझ में आया कि भैया एकमात्र अभिलेख था? सवाल पूछ लेते कि ऐसा कौन सा अभिलेख है या एकमात्र अभिलेख जिसके अंदर 7 अभिलेख की जानकारी देता है? वो आएगा भैया टोपरा अभिलेख, ठीक है। अब मोटामोटी रूप से हम सबको तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन 7 अभिलेख पूछ सकते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 7 अभिलेख क्या की जानकारी देता है? 7 अभिलेख देता है एक तो जैन धर्म और एक आजीवक धर्म की जानकारी देता है। कौन सा भैया? जैन धर्म, और एक देता भी आजीवक धर्म की जानकारी, आजीवक धर्म की जानकारी, इसकी जानकारी देता है।
बोले हाँ भैया समझ में आ गया। ठीक है, तो ये तो बात कर ली मैं वृहत की। एक सेकंड कैमरा में कुछ आ रहा है। देखो एक बार, ये तो अपन ने बात कर ली भाई वृहत की। संख्या देखी भैया 7, और कितने स्थान से प्राप्त होता है? 6 स्थान से प्राप्त हो रहा है। आइए बात करते हैं लघु के बारे में। लघु के बारे में देख लेते हैं। मैंने आपको बताया भाई जहां जहां लघु आएगा वो कुछ ना कुछ उसके बारे में बताने वाला है। जैसे हमने देखा था ये शिलालेख के बारे में, शिलालेख में लघु स्तंभ, लघु शिलालेख देखा। लघु शिलालेख में क्या बताया? उसकी जो व्यक्तिगत जानकारी है तो वो देता है। अब ये क्या बताएगा? ये बताएगा अशोक की राजनीतिक जानकारियों के बारे में, राजनीतिक घोषणाओं के बारे में जानकारी देता है। कौन सा? अशोक का लघु स्तंभ लेख क्या देता है? यह अशोक, अशोक की जो राजनीतिक घोषणाएं थी उसके बारे में जानकारी देता है। राजनीतिक घोषणाओं के बारे में, राजनीतिक घोषणाओं की जानकारी। ये क्या करता है भाई? ये अशोक की राजनीतिक घोषणाओं की क्या करता है भैया? जानकारी देता है। कौन सा? अशोक का लघु स्तंभ लेख। जैसे इसके अंदर अपन बात करें, पहला आता है रुमनदेही। रुमनदेही नाम सुना है ना? हाँ भैया, आगे बात करते हैं। रुमनदेही, कोई तो इसको रुमनदेही बोलता है, कहीं रमनदेही बोलता है, आप देख लेना। रुमनदेही अभिलेख, ये इसके बारे में क्या बोलता है? थोड़ा सा क्या है कि मार का चला बहुत टाइम हो गया तो थोड़ी राइटिंग बिगड़ रही है, तो उसके आप देख संभाल लेना। ठीक है, रुमनदेही अभिलेख क्या बोलता है? रुमनदेही अभिलेख बोलता है क्या? रुमनदेही अभिलेख में अपन देखें कि ये वो बहुत समय बताता है कि मौर्यकालीन जो प्रशासन, मौर्यकालीन की जो आर्थिक व्यवस्था थी उसकी बारे में जानकारी देता है। ये क्या करता है? मौर्य की आर्थिक व्यवस्था की जानकारी, आर्थिक व्यवस्था की जानकारी। बोले भैया समझ में नहीं आया? हमने देखा भाई रुमनदेही अभिलेख वो क्या करता है? जो मौर्य थे ना उस समय, जो मौर्य की जो आर्थिक व्यवस्था थी उसकी जानकारी देता है। समझ में नहीं आया? आर्थिक यानी कि मैंने आपको बताया, आर्थिक यानी अर्थ से संबंधित, अर्थ यानी कि पैसा, और हम पढ़ रहे भैया साम्राज्य। साम्राज्य अर्थ किसको रिलेट करेगा? बोलो भैया उस समय उसका राजस्व था वो, तो यानी कि राजस्व की जो नीतियां थी उसके बारे में बताता है। कौन सा? रुमनदेही अभिलेख। ठीक है, इसमें बताया कि जो अशोक भाई साहब थे, अशोक भाई साहब ने जो टैक्स था, अशोक भाई साहब बताते कि अशोक भाई साहब ने जो टैक्स था ना, उसने टैक्स को कितना कर दिया? 1/6 से घटाकर 1/8 कर देगा। अच्छा भैया, टैक्स कम कर दिया इसने। कितना? 1/6 टैक्स है, उसकी जगह कितना लेने लग गया? 1/8 लेने लग गया। तो रुमनदेही अभिलेख के बारे में बात कर ली। दूसरा अभिलेख कौन सा आता है भैया? दूसरा रहेगा सारनाथ अभिलेख। सारनाथ जगह कहां पे दिया लोगों? सारनाथ भैया वाराणसी के पास में। तो आइए वहां पे बात करते हैं सारनाथ अभिलेख के बारे में। सारनाथ अभिलेख, बात करते हैं किसके बारे में? सारनाथ अभिलेख के बारे में। सारनाथ अभिलेख के बारे में देखा तो भैया वहां पे संगम था, जगह पता लग गई भैया वाराणसी के पास में। माइंड में देखो भैया वाराणसी। ठीक है, यहां पे एक संगम है, नदियों का संगम। कौन कौन सी भैया? एक तो गंगा और एक वरुणा। गंगा हो गया, एक हो गया वरुणा। तो ये इसके संगम से क्या होता है? इसके संगम से एक चीज के, एक अशोक का जो शेरों वाला स्तंभ है वो प्राप्त होता है। गंगा और वरुणा के संगम से हमें शेरों वाला स्तंभ, जिसको हम क्या बोलते हैं भैया? अशोक स्तंभ भी बोलते हैं, वो यहां से क्या होता है? वो यहां से प्राप्त होता है। बोलो भाई भैया घटना सही भी है, समझ में आ रहा है ना? ये बता रहा हूं, ये सही आया, ये चीजें प्राप्त होती है, इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं सांची अभिलेख। सांची अभिलेख, सांची का अभिलेख, इसमें यह बोलता है कि जो बोसन था उस समय, उसमें फूट डालने वालों को चेतावनी देता है। सांची अभिलेख में अशोक दे रहा भी है चेतावनी, जो उसका बोसन था उसमें जो फूट डालने वाले थे उनके लिए चेतावनी देता है। इसमें लिखेंगे बोसन में फूट डालने वाले अशोक, अशोक बोध संघ में फूट डालने वाले को चेतावनी देता है भैया, चेतावनी देता है। बोलो भैया समझ में आ गया? वो बोलता है कि उसकी लैंग्वेज ये थी कि भैया जेल क्या है कि रेड लाइक स्थान नहीं है, जेल में कैदी सफेद वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, तो ये था लघु स्तंभ लेख। समझ में आ गया? बोलो हाँ भैया, वैध समझ लिया, वृहद समझ लिया और लघु समझ लिया। अब बात करते हैं गुहा लेख के बारे में। स्क्रीनशॉट लो। गुहा लेख छोटा सा है,
गुहा लेक ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। फिर बस नेक्स्ट लेक्चर में बस को कंप्लीट कर देंगे मौर्य साम्राज्य को, फिर उसके मौर्य उत्तरकालीन जो साम्राज्य छोटे छोटे शुंग संगम वो सारा अपन कंप्लीट कर लेंगे। फिर गुप्त काल कर लेंगे, काम कंप्लीट, इसमें से कंप्लीट हो गया पूरा पूरा। फिर क्वेश्चन सीरीज हम साथ साथ कर ही लेंगे, जो ये इसके क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। अब क्या बच गया अपना, बच गया गुहा लेक। गुहा लेक तीसरा है, लास्ट है गुहा लेक। गुहा लेक तो मैंने पढ़ा हुआ है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको मैं लिखा दूंगा, ठीक है। अशोक ने क्या किया, कर्म चौपड़, सुदामा, सुदामा जो आजीवक संप्रदाय के साधु थे, वो आजीवक संप्रदाय इसके जो साधु थे, और एक कर्ण चौपड़ हो गया, और एक था विश्व झोपड़ी। विश्व झोपड़ी इनका क्या करा था, वो निर्माण कराया। इनका क्या करा था, निर्माण रहने के लिए बनाया था, लेकिन वहां पे बैठे बैठे क्या करे, गुहा लेक में लिख दिया इसके बारे में, ठीक है। कर्ण चौपड़ हो गया, सुदामा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए, और एक विश्व झोपड़ी का क्या करता है, ये निर्माण करता है। यहां से एक इंपॉर्टेंट लेख निकल गया था, इसको बोलते हैं कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी था ये था, एक सेकेंड, गंधार था, कंधार अभिलेख। कंधार अभिलेख इंपोर्टेंट है। कंधार अभिलेख तो इसको बोलते हैं शरकुन्ना, शरकुन्ना या शर ए, ये है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहीं पे भी नहीं मिला था, मान लो इसको मैं ढूंढ के लिखा के लाया हूं, शरकुन्ना। थोड़ा सा हो जाएगा लेकिन क्या देखा भी, एक कंधार अभिलेख था, उसके बाद इसको शरकुन्ना है, शरकुन्ना, शरकुन्ना है, शरकुन्ना बोला जाता है। इसके अंदर जो लिपि पाई गई, इसके अंदर जो लिपि पाई गई, हाँ एक से आप देखो एक बार, इसके अंदर जो लिपि पाई गई, द्विभाषीय अभिलेख था। पहले तो देखो, द्विभाषीय अभिलेख। अब इसके अंदर लिपि देख लो एक बार, इसको कंप्लीट करते हैं, लिपि कंप्लीट करते हैं। लिपि कौन सी थी, एक तो थी ग्रीक और एक अरमाइक। एक तो थी भैया ग्रीक और एक थी अरमाइक। क्योंकि नई चीज है ना, थोड़ा सा खतरनाक है। कंधार अभिलेख, शरकुन्ना, शरकुन्ना, शरकुन्ना द्विभाषीय अभिलेख है। हाँ उसको आप ऐसे कर दो, ठीक है। लिपि कौन सी, ग्रीक हो गया और एक अरमाइक हो गया, ठीक है। तो ये चीज थी। अब इसके बाद में एक आता भैया बी आर भंडारकर, नाम सुना है, बी आर भंडारकर। भंडारकर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अशोक के जो अभिलेख थे, जैसे स्तंभ लेख हो गया, गुहा लेख हो गया, लघु स्तंभ लेख, लघु शिला लेख, उन्होंने क्या किया कि अशोक के अभिलेखों के अनुसार, अशोक के अभिलेखों को क्या किया, रीड किया, इन अभिलेखों को पढ़ा। पढ़ने के बाद में उन्होंने अशोक का इतिहास लिखा। अशोक का क्या लिखा भैया, इतिहास लिखा। तो ये चीज थी। तो ये हमने अशोक के जो लेख थे वो कंप्लीट कर लिए। चीज सही है ना। तो इस चीज को मत लिखना मत भूलना ना भैया, ये चीज इंपॉर्टेंट डाल लेना नोट्स में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो भैया नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के जो अपन राजकीय जो कला हो गई, वो सारी कला हो गई, और प्रशासनिक व्यवस्था सारी अपन देख लेंगे, प्रशासनिक सैनिक वो सारी, ठीक है भैया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। मेरे पैर पेन कर रहा है बहुत धंधा वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।